मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अस्थमा के पार्ट 2 में समझेंगे कि अस्थमा के सिम्टम्स क्या है, क्या कंप्लेंट्स लेके पेशेंट आता है, उसके क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या साइंस मिलते हैं, उसके बाद उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, कौन से ऐसी बीमारियां हैं जो अस्थमा के जैसे प्रेजेंट कर सकती है और उसको कैसे डिस्टिंग्विश करना है अस्थमा से, और फिर उसमें कौन से इन्वेस्टिगेशंस का रोल है, कैसे हम उसको डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका ट्रीटमेंट समझेंगे। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है कफ। तो बच्चा कफ के साथ में प्रेजेंट हो सकता है और बहुत बार कफ ड्राई रहता है, मतलब उसमें एक्सपेक्टोरेशन नहीं रहता, और कभी कभी उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन की भी हिस्ट्री रहती है। अब बच्चों में ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि बड़े तो जो भी कफ आता है उनको वो थूक देते हैं, छोटे बच्चों को वो पॉसिबल नहीं होता, वो सॉलो कर लेते हैं। तो जो भी उसको एक्सपेक्टोरेशन आता है वो सॉलो कर लेता है, और सॉलो करने के कारण जो उसका पॉटी है वो ग्रीन कलर की और स्टिकी टाइप की होती है। तो जब ग्रीन कलर की स्टिकी पॉटी की हिस्ट्री मिलती है, इट मे बी सेकेंडरी टू सॉलिड स्पुटम। तो उसको बहुत बार लोग इन्फेक्शन समझ के उसके लिए भी एंटीबायोटिक देते हैं। तो इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। ये बच्चा जो कफ सॉलो कर रहा है जिसके कारण से उसको ग्रीन कलर की ग्रीनिश पॉटी हो रही है, जैसे जैसे बच्चा इंप्रूव होगा इसका ये पॉटी का कलर और जो कंसिस्टेंसी है वो भी इंप्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले सिम्टम में हमने समझा कफ है। कफ कैन बी विदाउट एक्सपेक्टोरेशन और विथ एक्सपेक्टोरेशन। और बहुत बार बच्चे को बाकी कुछ भी सिम्टम नहीं रहता, पेरेंट्स लेके आते कि हल्का खांसी कर रहा है, बच्चा एकदम नॉर्मल खेलते रहता है, इधर उधर उछल कूद करते रहता है। आप जब उसको ऑस्कल्टेट करते हैं तो उसको वीज मिलती है और आप सोचते हैं कि हाँ इसको हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिसीज। बड़ों में भी साहब हल्की हल्की खांसी चल रही है करके वो बहुत बार आते हैं और वीज हमको पता चलती है। तो माइल्ड सिम्टम रह सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम के साथ में भी प्रेजेंट हो सकता है। सेकंड हम देखेंगे कि इनको चेस्ट टाइटनेस लगता है, कि सांस लेने में हल्की सी दिक्कत हो रही है, छाती ऐसे टाइट लगती है करके। तो ये ब्रोंकोस्पॉज्म के कारण ये चेस्ट टाइटनेस का फीलिंग आता है। थर्ड आता है कि सांस लेने में बच्चे को दिक्कत होती है। बच्चे को बोलो या बड़ों को बोलो, वो बोलते हैं कि सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत मतलब इसको हम कहेंगे डिस्निया। तो डिस्निया कैसा रहेगा इसमें, जैसे पेशेंट को एक्सेल करने में ज़्यादा तकलीफ होगी। तो एक्सेल जब बच्चा कर रहा है, जब पेशेंट कर रहा है तो वो प्रोलॉन्ग रहेगा। और ये सिम्टम में टिपिकल क्या फीचर्स मिलेंगे, हमने समझा था कि वेरिएबिलिटी रहेगी। सर दिन भर अच्छा रहता है, शाम को ज़्यादा होता, रात भर अच्छा रहता, सवेरे सवेरे बच्चे को तकलीफ होती। दूसरा, इसमें हमको दिखेगा कि कभी कम रहता है तकलीफ, कभी ज़्यादा रहता है, वो टाइम के साथ रहता है, कभी कभी अपने आप ठीक हो जाता है। तीसरा हमको मिलेगी कि इसको पहले भी ऐसा हो चुका है, इसको बार बार ऐसा होता है। खास करके वो टिपिकली बताते हैं कि जब भी वेदर चेंज होता है इसको तकलीफ होती है। चौथा, इसमें ये पता चलेगा कि फैमिली हिस्ट्री है, कि इसके बड़े भाई को अस्थमा था, या फिर मुझे पेरेंट बताते हैं कि हमको बचपन में अस्थमा के जैसा था और 6 साल के बाद में फिर वो कम हो गया, बार बार हमको भी नेबुलाइज लेना पड़ता था। या फिर करंटली कोई स्किन कंडीशन जो एक्जिमा या फिर उस टाइप का रहेगा, एटोपिक डर्माटाइटिस के जैसा, इस तरीके के कुछ ना कुछ फैमिली हिस्ट्री आपको मिल सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो किताब में नहीं दी है लेकिन जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिसीज़ के बच्चे होते हैं ये खुद भी हाइपर एक्टिव होते हैं। वो इधर उधर भागते रहेंगे, हर चीज़ देखेंगे। तो पेरेंट बताते हैं कि बहुत नटखट है साहब, इसके एक तरफ इसके तरफ नज़र ही रखना पड़ता है। तो ये भी एक सिम्टम हमने देखा कि हाइपर एक्टिव रहता है बच्चा और इधर उधर भागता रहता है। तो ये सब सिम्टम्स के साथ में बच्चा आता है। बहुत बार जब ये सेकेंडरीली इन्फेक्ट हो जाता है, जैसे सिक्रीशंस पुल्ड हो गए और फिर वो सेकेंडरीली इन्फेक्ट हो गए, तो फिर पेशेंट को बुखार आना शुरू हो जाता है। बड़ा आदमी बोलता है कि पीले कलर के स्पूटम्स आ रहे हैं। जो अस्थमा का स्पूटम है वो वाइटिश रहता है और वो बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन रहता है। जब वो सेकेंडरीली इन्फेक्ट हो जाता है तो पेशेंट का जो स्पूटम है वो येलो हो जाता है, पेशेंट को बुखार आना शुरू हो जाता है। ये कंडीशन में हमने देखा कि एंटीबायोटिक का रोल है। तो ये सारे सिम्टम्स के साथ में पेशेंट आपके पास आ सकता है। और जैसा मैंने बताया कि इसमें वेरिएबिलिटी ये रहती है कि कभी कभी कुछ भी नहीं रहता, बच्चा हंसता खेलता आता है,
कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत में आता है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है बच्चे को, और पेरेंट बोलते कि कुछ भी खाना पीना इसने कम कर दिया। तो बच्चों में नॉट एक्सेप्टिंग फीड, जैसे माँ का दूध नहीं पी रहा है, या फिर बड़ा बच्चा है तो खाना पीना कम कर दिया है, ठीक से सो नहीं पा रहा है, ये सारे सिम्टम्स जो है वो डेंजर साइन को एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर ऐसे कोई साइंस बच्चे में है तो वो डेंजर साइन है ना। ड्राउजी है, या फिर सुस्त है बोल रहे हैं, या फिर फीडिंग कम कर रहा है, तो ये साइन अगर कुछ है तो उसको आपने डिटेल में इवेल्युएट करना चाहिए, ऐसे बच्चे को एडमिशन लग सकता है। अब हम समझते हैं कि साइंस क्या रहेंगे, अगर पेशेंट को हम एग्जामिन करें तो साइंस क्या क्या रहेंगे। जैसा कि मैंने समझा है कि बच्चा कभी कभी असिम्टोमेटिक रहता है और बाकी कुछ भी साइंस बच्चे को नहीं रहते, बस आप ऑस्कल्टेट करो तो उस टाइम पे आपको वीज सुनाई देता है। लेकिन जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती है अस्थमा की, अस्थमा का अटैक अगर सीवियर है, तो कुछ साइंस हमको दिखने को मिलते हैं ऑन इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन में, जो हमें डायग्नोसिस की तरफ लेके जाता है। और इसलिए उस सोच के साथ बच्चे को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस सोच के साथ नहीं देखोगे तो आप वो साइंस मिस कर सकते हो। सबसे पहला डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, बच्चे को बात करने में ही, सेंटेंस कंप्लीट करने में ही तकलीफ होती है। जैसे वो एक एक दो दो शब्दों में बोलते हैं और बीच में सांस लेना पड़ता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बिना बीच में ब्रीथ लिए भी काफ़ी लंबा सेंटेंस बोल सकता हूँ, लेकिन वो जब पेशेंट को ब्रीथलेसनेस शुरू हो जाता है तो 2 सेंटेंस के बाद में रुक के सांस लेगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ होने के कारण शब्दों के बीच में भी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ये सीवियरिटी दिखाता है। अगर कोई आपसे बात करते करते रुक के सांस ले रहा है और बीच बीच में, जैसे कल शाम से दिक्कत हो रही है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, इस टाइप ऑफ सेंटेंसेस पेशेंट बोलता है, जैसे बोलते बोलते बीच में सांस लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। ये इंडिकेट करता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर बच्चे को तकलीफ है या फिर पेशेंट को तकलीफ है। ये चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को तुरंत एडमिट कर लो। एक्सेसरी मसल्स और रिट्रैक्शंस, बहुत ज़्यादा पेशेंट ब्रीदिंग में एफर्ट डाल रहा है, ऐसा लगता है कि ये, जैसे हम सांस लेते तो हमको पता भी नहीं चलता, लेकिन ऐसा लगता है कि पेशेंट को सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। तो पेशेंट बहुत सारे एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे एलानेजा है, नाक फुला फुला के सांस लेगा, ये स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड जो है वो मसल्स उसके स्ट्रांग हो जाएंगे, यहाँ के मसल्स यूज़ करेगा, डायफ्राम को बहुत यूज़ करेगा। इस तरीके का जो ब्रीदिंग है जिसमें फ्लेयरिंग ऑफ एलानेजा होता है, और ये जो स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड है ये भी प्रोमिनेंट हो जाता है। सुपरास्टर्नल रिट्रैक्शंस रह सकते हैं, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस रहते हैं, सब कोस्टल रिट्रैक्शंस रह सकते हैं। बच्चों में कभी कभी स्टर्नम में भी हल्के रिट्रैक्शंस दिखते हैं। तो इस टाइप के अगर रिट्रैक्शंस है, एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन यूज में है, सीवियर डिसीज है, दिस पेशेंट को आपने एडमिट कर लेना चाहिए। दूसरा, व्हीजिंग, जैसा मैंने समझाया था, और प्रोलॉन्ग एक्सपीरेशन, जैसा हमने समझा था कि अस्थमा में ब्रीद आउट करने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो पेशेंट व्हीज करेगा। व्हीज क्या है? एक्सपिरेटरी साउंड है जो एक विसल के जैसा आता है। ये व्हीजिंग हम बात कर रहे हैं ऑस्कल्टेशन के पहले की। विदाउट स्टेथोस्कोप भी आप उसका व्हीज सुन सकते हैं, इस काइंड ऑफ। और प्रोलॉन्ग एक्सपीरेशन, दिखता है कि एक्सपीरेशन बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रहा है। बहुत बार पेशेंट को दूर से देख के भी समझता है कि हाँ इसको व्हीजिंग रह सकती है। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरेशन प्रोलॉन्ग। अगर आप उसके रेस्पिरेटरी पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो नॉर्मली अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग जब पेशेंट लेता है तो वो इंस्पिरेशन के साथ में एक्सपीरेशन रहता है, बाकी का एकदम साइलेंट चलते रहता है। लेकिन जब व्हीजिंग होती है तो पेशेंट का एक्सपीरेशन प्रोलॉन्ग होता है। जितनी एयर अंदर ली है उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, और दूर से देख के ही बहुत बार कंसल्टेंट बता देते हैं कि इसको नेबुलाइजेशन ऐड कर दो, क्योंकि वो देखते हैं कि जो एक्सपीरेशन है वो प्रोलॉन्ग है। ये इसके लिए देखना ज़रूरी है। अगर आपने इसको सोच के साथ ऑस्कल्टेट नहीं किया तो ये व्हीज मिस हो सकती है। दूसरा, ये प्रोलॉन्ग एक्सपीरेशन आप क्लिनिकली भी देख सकते हैं। प्रिफर टू सिट, पेशेंट जो है वो बैठना पसंद करेगा। अगर जैसे उसको लेटा दो तो उसकी तकलीफ बढ़ जाती है कि नहीं बैठ पाऊंगा करके, और वो प्रिफरेबली बैठा रहेगा। ये भी साइन इंडिकेट करता है कि सीवियरिटी ऑफ डिसीज बढ़ रही है। एजिटेटेड है, रेस्टलेस है, पाल्पिटेशन हो रहा है। एजिटेटेड मतलब एकदम ऐसे
ऐसा लग रहा है कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा है, या फिर अडल्ट है वो बताते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत बार वो बैठ जाते हैं इस तरीके से और सांस लेते रहते हैं, किसी चीज़ का सहारा लेंगे, पकड़ेंगे और इस टाइप ऑफ एजिटेशन उनके चेहरे पे दिखता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बॉडी में CO2 रिटेन हो रहा है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा। ये जो डर है, ये जो सिम्टम है, ये जो पेशेंट बता रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ये पेशेंट को एडमिट कर लेना है ना, इसको एडमिट कर लेना है। हेड बॉबिंग, जैसे छोटे बच्चों में अगर हम देखेंगे तो सांस लेते लेते हर सांस के साथ में सर की मूवमेंट हो रही है, जिसको हम बोलेंगे हेड बॉबिंग। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, चेस्ट ऊपर जा रही तो एब्डोमेन नीचे जा रहा, एब्डोमेन ऊपर जा रहा तो चेस्ट नीचे जा रही, ये सीसॉ रेस्पिरेशन या पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन बोलते हैं इसमें। ये बहुत ज़्यादा डेंजर साइन है, ये रेस्पिरेटरी फेल्योर में जा रहा है बच्चा, इसको एडमिट कर लो, इसको ICU में भेजो। ठीक है। चेस्ट हाइपर इन्फ्लेशन, ऐसा दिखता है कि चेस्ट बहुत ज़्यादा फूली हुई है। ये साइन अडल्ट में COPD में ज़्यादा दिखता है, लेकिन अस्थमा के किसी किसी पेशेंट में आप क्लिनिकली भी चेस्ट हाइपर इन्फ्लेशन देख सकते हैं। जो COPD में हमने पढ़ा था कि बैरल शेपेड चेस्ट वगैरह रहती है, लेकिन कभी कभी एक्यूट अस्थमा के अटैक में भी आप देखते हैं कि चेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा फूला हुआ है। हाइपर रेजोनेंट टू परकशन, आप अगर उसको परकस करोगे तो हाइपर रेजोनेंट आएगा। अब हाइपर रेजोनेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि एयर ट्रैप हो गई, एयर ट्रैप हो गई। और जैसा हमने परकशन में सीखा था कि जब भी एयर अंदर में लंग्स में ट्रैप है और आप उसको परकस करोगे तो हाइपर रेजोनेंट आएगा। हाइपर रेजोनेंट मतलब जो नॉर्मल साउंड आता है उसका एग्जैजरेटेड वर्जन आएगा। हम देखेंगे कि वो एयर ट्रैपिंग के कारण हाइपर रेजोनेंट है। दूसरा, ऑस्कल्टेशन आप करोगे तो उसमें व्हीज दिखेगा, या फिर बहुत सारे रोंकाए रहेंगे, या फिर जो सीवियर अटैक है उसमें ब्रीदिंग साउंड ही एब्सेंट रहेगा। तो ब्रीथ साउंड नहीं आया तो बहुत लोग लिख देते हैं कि चेस्ट क्लियर। चेस्ट क्लियर नहीं है, आपको इसके लिए देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देखोगे तो मिस करोगे, और ये सोच के साथ देखना पड़ेगा कि अस्थमा के जैसा दिख रहा है, चेस्ट ऑस्कल्टेट करता हूँ और चेस्ट में अगर कुछ सुनाई नहीं दिया, दैट्स अ डेंजर साइन, ये पेशेंट को ICU की एडमिशन है ना। तो ये चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए, इसको समझना है, प्रैक्टिस करना है और उस सोच के साथ पेशेंट को एग्जामिन करना है, तभी आप ये साइंस को पिकअप कर सकोगे, तभी आप चीज़ों को मिस नहीं करोगे। और ये पेशेंट को किसको ICU में एडमिशन करना है, किसको कैजुअलिटी में ही आप नेबुलाइज करके देख सकते हैं कि इंप्रूव होता है कि नहीं, ये सब साइंस के ऊपर डिपेंड करता है, इनको समझना ज़रूरी है। अब इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, मतलब कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो अस्थमा के साथ में कन्फ्यूजन हो सकता है और सिम्टम्स उनके एक जैसे रह सकते हैं, और क्लिनिकली हमको उनको डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है। तो जो अपने कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, फैमिली हिस्ट्री, सीवियरिटी में वेरिएशन, डायurnal वेरिएशन, रिवर्सेबिलिटी, ये इंडिकेट करते हैं कि वो अस्थमा के तरफ जा रहा है। उसके अलावा जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अगर हम बच्चों में देखें तो ब्रोंकियोलाइटिस जो है ये छोटे बच्चों में होता है, खास करके 1 साल के नीचे के बच्चों में। और उसमें टिपिकली हिस्ट्री क्या रहती है कि कुछ तो वायरल इन्फेक्शन जैसा हुआ था, उसमें फीवर रहेगा और बच्चा काफ़ी सांस तेज़ लेता रहेगा। इसका लेकिन जो पिक्यूलियर फीचर है जो इसको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है, हर बार रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं, पर बच्चा कंफर्टेबल दिखता है। आपको दिख रहा है कि बच्चे को सांस तेज चल रही है, बच्चों के सांसों की गति ज़्यादा है, हल्के रिट्रैक्शंस दिख रहे हैं, लेकिन बच्चे के साथ आप बात करोगे तो बच्चा स्माइल करेगा। सो ये डिक्टम है, ये किताब में भी ऐसे ही लिखा है कि पेशेंट, अ चाइल्ड विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इफ स्माइल बैक्स टू यू, कंसिडर डायग्नोसिस एज अ ब्रोंकियोलाइटिस। तो ब्रोंकियोलाइटिस ऐसा हो सकता है कि अगर बच्चे को सांस तेज है, उसकी हल्के रिट्रैक्शंस है, लेकिन बच्चा फिर भी स्माइल कर रहा है, खेल रहा है, तो ब्रोंकियोलाइटिस के चांसेस है। ब्रोंकियोलाइटिस क्या है? ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन है। इसका ट्रीटमेंट अस्थमा के जैसा ही चलता है, लेकिन अगर डिस्ट्रेस ज़्यादा है तो इसमें हाई फ्लो नेजल कैनुला का बहुत ज़्यादा रोल है। किसी दिन उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा है वीज एसोसिएटेड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, निमोनिया के जैसा हुआ है, लेकिन उसके साथ में वीजिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसलिए वीजिंग है मतलब अस्थमा ऐसा नहीं होता, इसमें भी आपको वीजिंग मिलेगा, इसमें भी आपको वीजिंग मिलेगा, लेकिन जो बाकी सिम्टम्स है, डायurnal वेरिएशन या फिर रिवर्सेबिलिटी, ये इन दोनों में इतनी प्रोमिनेंट नहीं रहेगी जितना अस्थमा में रहेगा।
इन दोनों में फीवर ज़्यादा रहेगा। इसका स्पूटम कैसा रहेगा? स्पूटम पुरुलेंट रहेगा। चीज़ हम इसको करेंगे कि इसमें आपके काउंट्स बढ़ जाएंगे, है ना, फीवर रहेगा, बाकी साइंस ऑफ इन्फेक्शन रह सकेंगे। VGLR-TI में पेशेंट सिक रहता है। ब्रोंकियोलाइटिस में क्लिनिकली बच्चा स्माइल करेगा, खेलता हुआ दिखेगा। निमोनिया में एकदम टॉक्सिक लुक दिखता बच्चे को, ऐसा दिखता है कि काफ़ी सिक है बच्चा, उसको हाई ग्रेड फीवर रहेगा। ऑस्कल्टेशन में लोकलाइज फाइंडिंग मिलेंगी, मतलब किसी एक पोर्शन में आपको फाइंडिंग मिलेंगे, बाकी लंग्स अच्छा दिखेगा। और आप एक्सरे करोगे तो उसी पर्टिकुलर रीजन में आपको एक्सरे पे फाइंडिंग मिलेंगे। ये निमोनिया मिस नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी पेशेंट को आपको दिखता है कि एक ही साइड में ऑस्कल्टेशन में सुनाई दे रहा है, दूसरा साइड एकदम नॉर्मल लग रहा है, तो उसका डायग्नोसिस अस्थमा नहीं है, उसका डायग्नोसिस हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिसीज नहीं है, उसका डायग्नोसिस निमोनिया रहने के चांसेस ज़्यादा है। इसमें आपको एक्सरे का रोल है ना। तो रूटीनली हम अस्थमा के लिए एक्सरे नहीं करते। मे बी पहली बार कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, पहले कभी इवेल्युएट नहीं हुआ है, तो उसमें आप एक बार एक्सरे करेंगे। जब पता चल गया कि ये हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिसीज का पेशेंट है, तो हर बार उसका एक्सरे करने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन निमोनिया अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसको रूल आउट करने के लिए आप एक्सरे कर सकते हैं। देन फॉरेन बॉडी, बहुत बार बच्चे चना या फिर मूंगफली का दाना खा लेते हैं और फंसा लेते हैं एक साइड में, तो ऐसे कंडीशन में भी वीज रह सकता है। ऐसे कंडीशन में भी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत रह सकती है, और ऐसे कंडीशन में भी रिलेटिव आपको बोल सकते कि कल तक क्या अच्छा था, एकदम से इसको क्या तकलीफ होगी मालूम नहीं। तो इसके भी सिम्टम्स बहुत वेरिएबल रहते हैं। कभी किसी पेशेंट को बहुत कम सिम्टम्स रहते हैं, हल्की खांसी रहती, और कभी कभी पेशेंट एकदम इतना सीरियस हो क्या था कि उसको इंट्यूबेट करना पड़ता। फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है, ये मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ब्रोंकोस्कोपी करके अगर आपने वो फॉरेन बॉडी निकाल दिया तो बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाता। सिम्टम्स क्या देते थे? बहुत बार बोलते थे कुछ तो खा रहा था, अचानक से खांसा और ठसका लगा, एक ठसका लगा, ये सिम्टम बहुत बार बताते हैं, और उसके बाद से उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। ऑलवेज सस्पेक्ट फॉरेन बॉडी। या फिर बोलते हैं कुछ दिन ठीक रहता है, अचानक से सांस बढ़ जाती है, और ऐसा कई दिनों से हो रहा है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ लेकिन ये रिसेंटली ऐसा हुआ है। एक्सरे करके देखो तो कभी ये लंग में फाइंडिंग दिखती है, कभी वो लंग में फाइंडिंग दिखती है, तो ये पेशेंट भी फॉरेन बॉडी का रह सकता है। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे, इसको समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है, इसको मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। एक ब्रोंकोस्कोपी करके अगर आपने इसको निकाल दिया, बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाता है। एस्पिरेशन निमोनिया, बहुत बार बच्चा उल्टी करता है, रिगर्जिटेट करता है और चीज़ों को एस्पिरेट कर लेता है, या फिर खाते खाते जैसे दूध पीते पीते एकदम से बच्चे को ठसका लगता है और दूध बच्चे ने एस्पिरेट करके फेफड़े के अंदर जाने के कारण बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है। इसमें अगर हम देखेंगे तो राइट साइड में फाइंडिंग ज़्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड, लेकिन इसमें भी वीजिंग रह सकता है, सांस लेने में दिक्कत रह सकती है। डायग्नोस्टिक क्लू क्या है? दूध पीते पीते एकदम से खांसने लगा और बाद में तकलीफ बढ़ गई, या फिर बच्चे ने उल्टी किया था और उसके बाद से उसकी तकलीफ बढ़ गई। इसको भी लोकलाइज फाइंडिंग ज़्यादा मिलेंगे, राइट साइड में ज़्यादा मिलेंगे। एक्सरे करेंगे, एक्सरे में देखेंगे राइट साइड में थोड़ा सा हेजीनेस आ गया है, तो ये एस्पिरेशन निमोनिया है। इसके लिए भी आपको एक्सरे की ज़रूरत पड़ सकती है। बड़ों में COPD हो सकता है, बहुत दिनों से लंग्स के इश्यूज चल रहे हैं और पेशेंट को अभी सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, चेस्ट हाइपर इन्फ्लेटेड दिखती है, बहुत बार क्लबिंग आ जाता है, और जो बड़ों में स्मोकिंग का हिस्ट्री रह सकता है। लेकिन ये अस्थमा के साथ में बहुत बार कंफ्यूज करता है। इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं रहती, ये क्रोनिक कंडीशन हो गया अभी, और ये इसमें जो रिवर्सिबल फीचर था वो चला गया। तो ये सारी चीज़ें इसको डिस्टिंग्विश करती है अस्थमा से। अस्थमा में एक्सरे में फाइंडिंग नहीं दिखती, इसमें आपको फाइंडिंग दिखेंगी। एयर ट्रैपिंग के साथ साथ बाकी जो इंक्रीज ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग, कहीं कहीं पे डायलेटेशन ऑफ ब्रोंका आपको दिखेंगे। देन CCF, कार्डियक अस्थमा। कार्डियक अस्थमा मतलब क्या है? उसको CCF में है पेशेंट, जिसके कारण से जो पल्मोनरी वेन्स है वो ब्लड को पूरी तरह से एम्प्टी नहीं कर पा रहे हैं लेफ्ट एट्रियम में, जिसके कारण से जो फ्लूइड है वो लंग्स में बना रहता है, और जिसके कारण से पल्मोनरी इडिमा थोड़ा सा डेवलप होता है, और वो कभी कभी वीजिंग के साथ में प्रेजेंट करते हैं। ये CCF का एक फीचर है, और क्योंकि अस्थमा के जैसे प्रेजेंट करता है, इसको हम कार्डियक अस्थमा बोलते हैं। तो इसमें टिपिकली हिस्ट्री कैसे देगा बच्चे में कि लेटने के बाद एकदम से सांस लेने में दिक्कत होती है, उठ के बैठता है तो फिर बेटर फील करता है, जिसको हम ऑर्थोपनिया बोलते हैं, कि लेटने के ऊपर तकलीफ होती है सांस लेने में, उठ के खड़े हो जाए तो ठीक लगता है। तो ये भी एक तरह का डिस्टिंग्विश हमको करना ज़रूरी है अस्थमा से।
एक और डीडी है जिसको हम बोलते हैं जीआरडी। इसमें कभी कभी जो मिल्क है वो ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद वो थोड़ा सा जब अपर इसोफेगस में आता है तो ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। ये भी अस्थमा का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। इसमें फीचर कैसे मिलेंगे, अच्छा रहता है और थोड़ी देर के बाद में एकदम से सांस लेने में दिक्कत हो जाती। एक्सरे करके देखोगे तो थोड़ा सा राइट साइड में फाइंडिंग मिलेगा। इसमें आपको एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें आपको बहुत से यूनिट में बेरियम सॉलो करके उसको डॉक्यूमेंट करते हैं और उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट अगर कम करो तो बच्चा काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। ये बहुत से कारण ये सस्पेक्ट करके बहुत से लोग हम देखते हैं कि जो एसिड सप्रेट्स करने के लिए दवाइयाँ दी जाती है, तो बहुत बार पेशेंट सांस लेने में दिक्कत रहता है और डॉक्टर लिख के देता है वो लैंसोप्राजोल और ये सारी चीज़ें रेंटैक लिख के देता है। तो लोग सोचते भी है कि ये क्यों लिख के दिया, ये पेशेंट को तो सांस लेने में दिक्कत है, एसिडिटी की दवा दे दी डॉक्टर ने। तो उसका थॉट प्रोसेस ये रहता है कि हो सकता है कि वो आप में जीआरडी सस्पेक्ट कर रहे होंगे, है ना, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज सस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने एसिड सप्रेस करने के लिए और एक उल्टी की दवा रहती है जो प्रोकाइनेटिक हम बोलते हैं डोमेस्टॉल के जैसा, उसको प्रिस्क्राइब करते हैं अगर वो जीआरडी सस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस दिमाग में रखना ज़रूरी है। कौन से इन्वेस्टिगेशंस है जो अस्थमा में किए जा सकते हैं और जो डॉक्यूमेंट करने के लिए कि हाँ पेशेंट को अस्थमा है यूज़ किया जा सकता है। जैसा मैंने बताया था कि मोस्टली ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, लेकिन पहली बार अगर कोई पेशेंट आया है और आप उसको डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, आप उसका जानना चाहते हैं कि या उसको मॉनिटर करना चाहते हैं कि जो दवाई दे रहे हैं उसके बाद में पेशेंट कितना इम्प्रूव हो रहा है, तो कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसको पीएफटी करते, जो एडवाइस करते हैं वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें एक मशीन रहता है, उसके थ्रू एक पाइप आता है, एक माउथ पीस आता है, जिसमें पेशेंट को ज़ोर से सांस लेना होता है और उसमें फूंकना होता है। जब पेशेंट ज़ोर से सांस लेके फूंकता है तो उसमें 2 पैरामीटर हम अस्थमा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। फर्स्ट है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, कितने ज़ोर से पेशेंट ने सांस लेके उसमें से फूंका है। दूसरा फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम एट 1 सेकंड, मतलब जब पेशेंट फूंक रहा था तो पहले 1 सेकंड में उसने कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को फूंका है, तो उसको FEV1 बोलते हैं। 1 क्यों 1, ये फर्स्ट सेकंड को इंडिकेट करता है। और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, ये पैरामीटर अपने आप मशीन में आ जाते हैं, आपको उसको कैलकुलेट करना नहीं पड़ता। और जब पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं तो उसको फोर्स वाइटल कैपेसिटी कम होती है, लेकिन जो फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा कम होता है। क्यों? क्योंकि हमने समझा था कि एक्सपिरेशन करने में तकलीफ ज़्यादा हो रही है। और अगर आप इसका रेशो देखोगे FEV1/FVC तो लेस देन 70% रहेगा। अब ये कई किताब में 75% दिया है, कहीं पे 80% दिया है, कहीं पे 70% दिया है। हम एक 75% का नंबर पकड़ के चलते हैं। मे बी हर मशीन का कुछ स्टैंडर्डाइजेशन होगा, हर यूनिट का कोई पॉलिसी होगा, वो उस यूनिट के हिसाब से फॉलो करते हैं। पर समझना ये है कि जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो 80% से ज़्यादा एयर तो एक ही बार में निकल जाती है, पहले सेकंड में ही निकल जाती है। लेकिन अगर वो निकल नहीं रही है, 75% से कम जा रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न पेशेंट के ब्रीदिंग में है, एक्सेल करने में ऑब्स्ट्रक्शन है। और फिर हम उसको ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। ब्रोंकोडायलेटर मतलब अपना जो अस्थैलिन है, लिवोलिन है, या फिर और जो अपने डिओलिन है, इस टाइप के अगर हमने नेबुलाइजेशन दिए उसके बाद में फिर से पेशेंट का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। और अगर ये 12% से बढ़ गया है ना, अगर समझो 70 था और 82 हो गया, तो ये इंडिकेट करता है कि रिवर्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्स टू बीटा ब्लॉकर, बीटा 2 अगोनिस्ट है। तो इसको हम बोलेंगे कि हाँ ये अस्थमा है। क्यों? क्योंकि ये इसमें रिवर्सिबिलिटी है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर है अस्थमा का। अगर वो 12% से ज़्यादा नहीं बढ़ा, समझो 70 था और 75 हो गया, थोड़ा इम्प्रूव हुआ लेकिन 12% से ज़्यादा नहीं हुआ, तो हम उसको COPD बोलेंगे, है ना। अब ये 12% है, कहीं पे 15% दिया है, लेकिन मिनिमम 12% का इम्प्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, ये स्टैंडर्ड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड है इन द डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा। और इसको रूल आउट करने के लिए भी, COPD को रूल आउट करने के लिए। इसके अलावा आप CBC कर सकते हैं। CBC अस्थमा के डायग्नोसिस में हेल्प करेगा कि नहीं? ये दूसरी चीज़ों को रूल आउट करने के लिए हेल्प करेगा। जैसे मुझे एंटीबायोटिक का डिसीजन लेना, मैं CBC करके देख लिया, उसमें TLC काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो मैं इसमें एंटीबायोटिक सोच सकता हूँ।
अगर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पैरासाइट इन्फेक्शन हो रहा है क्या जिसके कारण से बच्चे को अस्थमा का अटैक आया है, तो मैं उसका ईओसिनोफिल का काउंट देख लूँगा कि ईओसिनोफिल का काउंट ज़्यादा है। अगर ईओसिनोफिल का काउंट ज़्यादा है तो हो सकता है मैं पैरासाइट का इन्फेक्शन सस्पेक्ट करूँ, या फिर मैं एलर्जिक डिसीज़ को थोड़ा सा एग्रेसिवली मैनेज करूँ। तीसरा, एक्सरे करते हैं क्या? एक्सरे रूटीनली नहीं करते। अगर पेशेंट को मालूम है कि हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिसीज़ का पेशेंट है या फिर अस्थमा का पेशेंट है, तो हर बार एक्सरे नहीं करते। अगर क्लिनिकल सिम्टम्स है उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते, बच्चा रिस्पॉन्स हो जाता और उसका एक्सरे नहीं करते। पर अगर पहली बार पेशेंट आ रहा है और इससे पहले कभी उसको हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिसीज़ की हिस्ट्री नहीं है, तो आप उसको डॉक्यूमेंट करना चाहोगे। डॉक्यूमेंटेशन में क्या दिखेगा? चेस्ट हाइपर इन्फ्लेटेड दिखेगी, आपको दिखेगा कि 7 से ज़्यादा एयर स्पेसेस है, डायफ्राम फ्लैट हो गया है, जो कार्डियक शैडो है वो थोड़ी सी नैरो हो गई है। तो ऐसे सिम्टम्स एक्सरे में रह सकते हैं। ये हमने डिटेल में हमारे एक्सरे के क्लास में समझा था। इसके अलावा जब आपको बाकी चीज़ों को रूल आउट करना है तब एक्सरे का रोल है। आपको फॉरेन बॉडी रूल आउट करनी है, आपको देखना है कि इसको निमोनिया तो नहीं है, उसके लिए एक्सरे करना है। आपको देखना है कि कहीं उसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के तो है नहीं, कहीं एस्पिरेट तो नहीं किया पेशेंट ने। ये सारी चीज़ों को रूल आउट करने के लिए एक्सरे का रोल है। अस्थमा में रूटीनली एक्सरे नहीं किया जाता। देन बहुत रेयरली कभी कभी कुछ डिसीजेस है जिसमें पेशेंट को रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है कि नहीं बाबा कुछ और तो चीज़ें नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप उसको IgE दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर IgE का लेवल बढ़ा रहा तो कुछ मेडिसिन है जो हम कंसिडर कर सकते हैं, वो मैनेजमेंट के पार्ट में समझेंगे। लेकिन यही टेस्ट है जो हम अस्थमा के पेशेंट में एडवाइस कर सकते हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यस, क्योंकि ये जो पैरामीटर हमने देखे हैं, जो रेशो है, इसको मॉनिटर करके अस्थमा का एक्सासर्बेशन बोलो या फिर जो रिस्पॉन्स पेशेंट का कैसा है उसको मॉनिटर करने में भी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का रोल है।